हेलो एंड नमस्कार टू माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 9th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं सॉल्व एनुअल एग्जामिनेशन पेपर। तो यहाँ पे हमारा एनुअल एग्जामिनेशन चल रहा है और यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पेपर क्लास 9th में हो चुका है। अगर आपका पेपर नहीं हुआ है और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिए, इसमें मैं आंसर भी एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो ध्यान से देखिए। और इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ के फॉर्म में। तो क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा और उसका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ संजय परमार, आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल ट्यूटोरियल AICS-IP। सो लेट्स वी बिगिन। चालू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो का अपडेट आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। ये जो पैटर्न है मैंने स्ट्रिक्टली CBSE पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाया है। उसका सैंपल पेपर का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसपे आप लोगों ने यहाँ पे थोड़े अच्छे व्यूज दिए हैं। तो वो वीडियो ऑलरेडी आपको मिल जाएगा आई बटन में, या तो प्लेलिस्ट में आपको दे दूंगा यहाँ डिस्क्रिप्शन में। तो वो देख सकते हैं कि कैसा पैटर्न रहेगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चलिए यहाँ देखते हैं। पैटर्न सेम वही रहेगा और क्वेश्चंस भी मैंने सेम वैसे ही डाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, द डैश डिकोड्स द मैसेज इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से, यहाँ पे आंसर आएगा रिसीवर। तो यहाँ पे क्या है कि जो हम मैसेज भेजेंगे तो रिसीवर उसको खुद डिकोड करता है, मतलब अंडरस्टैंड करता है कि क्या लिखा गया है और प्रोसेस में क्या कहा गया है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर। इसमें से कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है? तो फिजिकल कंडीशन कम्युनिकेशन बैरियर कह सकते हैं आप, कल्चर को कह सकते हैं, सिचुएशन को कह सकते हैं। कंसाइज मैसेज इज नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ये काफी बेसिक क्वेश्चन है जो आपके आईसीटी को रिलेट करता है। तो यहाँ पे आईसीटी वाले यूनिट से लिया है, विंडोज, मोजिला फायरफॉक्स, लिनक्स, मैकिंटोश। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा मोजिला फायरफॉक्स। द डैश इज एन इलेक्ट्रिक फॉर्म ऑफ अ मैसेज और मेल। ये भी काफी सिंपल है और बहुत ही पॉपुलर है, इसका आंसर आएगा ईमेल। उसके बाद नेक्स्ट है, द स्किल हेल्प्स टू मैनेज वन सेल्फ टू अचीव अ प्रीडिफाइंड गोल इज नोन एज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। तो यहाँ पे उसका डेफिनेशन पूछा गया है। द नेक्स्ट इज डैश मीन्स हैविंग ट्रस्ट ऑफ वंस ओन जजमेंट एंड एबिलिटी। तो आपको आपके जजमेंट और एबिलिटी के ऊपर भरोसा कब होता है? तो इसको कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको जब सेल्फ कॉन्फिडेंस है अपने आप के ऊपर तो ऑटोमेटिकली ये ओन्स जजमेंट और एबिलिटी जो है उसके ऊपर भरोसा बन जाता है, ट्रस्ट आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एन AI प्रोजेक्ट साइकिल स्टार्ट्स विद डैश। तो यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के ऊपर से जो क्वेश्चन थे वो खत्म हो चुके हैं, अब यहाँ पे लिए हैं मैंने AI से। तो पहला यहाँ पे देखिए, एन AI प्रोजेक्ट साइकिल स्टार्ट्स विद डैश। तो सबसे पहला स्टेज AI प्रोजेक्ट साइकिल का क्या है? तो इसका आंसर आएगा प्रॉब्लम स्कोपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ डैश इज अ सबसेट और ब्रांच ऑफ AI दैट हेल्प्स टू ट्रेन द मशीन एंड द प्रोड्यूस रिजल्ट्स। तो यहाँ पे AI की ब्रांच ऐसी कौन सी है जो मशीन को ट्रेन करती है और उसके बाद आउटपुट जनरेट करती है? तो यहाँ पे आएगा मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्चुअल असिस्टेंट। इनमें से कौन सा वर्चुअल असिस्टेंट नहीं है? पहला है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट कोर्टाना, गूगल असिस्टेंट और एप्पल सीरी। तो ये तीनों यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट की तरह काम करेंगे। सोफिया है वो ह्यूमनॉइड रोबोट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा साइंस इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रू और फॉल्स। तो डेटा साइंस क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्रांच है? नहीं, वो एक ब्रांच नहीं है, इट इज डोमेन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। और ये आंसर मैं आपको बता रहा हूँ CBSE स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग, ताकि उसमें दिया गया है डोमेन्स ऑफ AI दैट इज डेटा साइंस। तो इसके ऊपर से मैंने ये आंसर यहाँ पे फॉल्स किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट बिल्डिंग्स कैन हेल्प इन डिजास्टर मैनेजमेंट। दैट इज ट्रू। स्मार्ट बिल्डिंग्स आपको वहां पे डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करेगी। कैसे करेगी? तो उसमें कुछ चीजें ऐसी डाली जाएगी, कुछ सिस्टम ऐसे होंगे जो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई ऐसा कोई नेचुरल डिजास्टर होने वाला है, जो मतलब पहले से जो मतलब परिस्थिति खड़ी होती है उससे पहले कुछ अलर्ट्स वहां पे भेजे जाएंगे। तो उस अलर्ट्स के जरिए स्मार्ट बिल्डिंग्स में सबको पता चल जाएगा और अपने हिसाब से वो कहीं ना कहीं सेफ प्लेस पे पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हेल्प कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे द समरी ऑफ 4Ws कैनवास इज नोन एज डैश। तो 4Ws कैनवास के बाद जो लास्ट में जो स्टेटमेंट बनता है
या तो टेम्पलेट बनता है, उसे क्या कहेंगे? तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं। इसका करेक्ट आंसर है प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेक होल्डर्स कैन बी अ पार्ट ऑफ विच डब्ल्यू इन 4Ws कैनवास। तो यहाँ पे 4Ws कैनवास में स्मार्ट ये जो स्टेक होल्डर्स है वो किसका पार्ट है? तो यहाँ पे आएगा WHO, हु के पार्ट वो है। नेक्स्ट इज द डैश डेटा कंटेन्स द इंटीजर न्यूमेरिक डेटा विदाउट फ्रैक्शनल वैल्यू। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू जिसमें नहीं आता ऐसे डेटा को क्या कहेंगे? डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। द ANN स्टैंड्स फॉर डैश। तो इसका फुल फॉर्म आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग सिस्टम नेटवर्क्स आर ट्रेन टू प्रोवाइड द करेक्ट आउटपुट बाय यूजिंग सेवरल एग्जाम्पल यूनिट्स। तो यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल्स यूनिट आप किस में ले सकते हैं? तो ये आंसर है सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो इसका आंसर ये आएगा। डेफिनेशन के लिए मैंने पूरे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, तो आप उसको प्रिफर कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा और यहाँ आई बटन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए, द फर्स्ट लेयर ऑफ न्यूरल नेटवर्क इज नोन एज डैश दैट एक्वायर्स डेटा। तो यहाँ पे फर्स्ट लेयर न्यूरल नेटवर्क का होता है इनपुट लेयर। उसके बाद देखिए, द प्रोसेसिंग अकर्स इन डैश लेयर्स इन न्यूरल नेटवर्क। प्रोसेसिंग किस लेयर में होती है? हिडन लेयर्स में होती है यहाँ पे। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच ऑफ डेटा मॉडलिंग। तो डेटा मॉडलिंग का अप्रोच कौन सा नहीं है इनमें से? तो रूल बेस्ड लर्निंग में डिसीजन ट्री, ये तीनों मॉडल उसमें आ जाएंगे। यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज नॉलेज बेस्ड, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ रूल बेस्ड मॉडल द डेटा ऑलरेडी फेड बाय द डेवलपर। तो यहाँ पे देखिए कि जो रूल बेस्ड मॉडल होता है उसमें डेटा ऑलरेडी फेड किया जाता है डेवलपर के थ्रू। तो ये ट्रू है, यहाँ पे ऑलरेडी डेटा फेड किया जा सकता है और कुछ सिस्टम भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे जो रूल प्रिंसिपल वगैरह जो भी हम बोलते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे ट्रू है। तो ये यहाँ पे ट्रू आएगा। कभी कभी डेटा ऑलरेडी फेड किया जाता है, उसके ऊपर से वो सिस्टम पूरा वर्क करता है। उसके बाद देखिए, द डैश मॉडल इज वर्किंग ऑन पैटर्न और रिक्वायर्ड ट्रेंड्स। तो यहाँ पे आएगा लर्निंग बेस्ड, जो पैटर्न है उसके ऊपर से काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रिफर्स टू टेक्निक्स एंड टूल्स यूज्ड टू विजुअलाइज डेटा थ्रू कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल मेथड। तो इसका आंसर आएगा डेटा एक्सप्लोरेशन। तो डेटा एक्सप्लोरेशन का ही मतलब वही है कि यहाँ पे आप विजुअलाइज कर सकते हैं डेटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डेटा हैव अ स्पेसिफिक पैटर्न्स और रूल्स। तो स्पेसिफिक पैटर्न्स और रूल्स किसमें फॉलो होते हैं? तो यहाँ पे स्ट्रक्चर डेटा में ऐसा होता है, कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न वहां पे दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप डेटा फीड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा कंसिस्ट ऑफ डेटा रिलेटेड टू यूजर्स इंटरेक्शन। तो यहाँ पे यूजर के इंटरेक्शन के थ्रू जो डेटा आता है उस डेटा को किस टाइप का डेटा कहेंगे? तो इसका आंसर है मशीन डेटा, क्योंकि टाइम स्टैम्प डेटा होता है जो टाइम के साथ होता है। मतलब इतने बजे इस डेट को ये चीज हुई, तो ऐसा है, वो टाइम स्टैम्प डेटा है। स्पेशियो टेम्पोरल डेटा होता है जो जीपीएस लोकेशन के साथ सारी इंफॉर्मेशन ली जाती है। और जो लास्ट बिग डेटा है वो ये अलग पार्ट है इससे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा मशीन डेटा, जो हमारे फीडबैक या तो हमारे जो भी एंगेजमेंट्स के थ्रू जाते हैं सिस्टम में। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ एआई यूज्ड बाय ई कॉमर्स वेबसाइट फॉर कस्टमर सपोर्ट। तो यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट की बात की है। कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ ऑल ऑफ दीज आंसर लिखा है, लेकिन वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि प्राइस फिल्टर जो है वो कस्टमर सपोर्ट के लिए नहीं होता। कस्टमर सपोर्ट का मतलब क्या हुआ? कस्टमर ने कोई आइटम खरीदी, उसके बाद उसको कोई दिक्कत है या तो कोई कंप्लेन वगैरह जब लॉन्च करता है वो, तो कंप्लेन लॉन्च करने के बाद उसको क्या होता है कि उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो उसको सपोर्ट सिस्टम कहा जाता है। तो उसके लिए मैंडेटरीली क्या आंसर यहाँ हो सकता है? चैटबॉट, क्योंकि चैटबॉट हर एप्लीकेशन में आपको मिलेगा। चाहे आप Amazon यूज करते हैं या कोई और भी एप्लीकेशन यूज करते हैं तो उसमें आपको चैटबॉट मिल जाएगा। तो चैटबॉट अभी बहुत कॉमन है और पॉपुलर भी है, तो इसका आंसर आएगा चैटबॉट। सही यहाँ ऑल ऑफ दिस सही नहीं है, ताकि बाइंग सजेशंस, प्राइस फिल्टर्स वो कस्टमर सपोर्ट का पार्ट नहीं है। तो आप आशा रखता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल एड्स यूजेस एआई टू शो एड्स बेस्ड ऑन द यूजर्स डिजायर्स। तो यूजर जैसे चाहता है वैसे वो यहाँ पे दिखाता है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ट्रू है, ताकि आपको अगर बेसिकली क्या होता है कि यूजर्स डिजायर्स, ओके, तो यूजर्स डिजायर्स अगर एक बात हम बोलेंगे तो आप जैसे काम करते हैं या तो आपकी जो इच्छा होती है उसके अकॉर्डिंग तो नहीं दिखाता, इसलिए यहाँ फॉल्स आएगा। जरा सा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, आपको पीडीएफ में करेक्ट करके दे दूंगा। तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, क्योंकि यूजर्स डिजायर्स के बेस पे नहीं, पर हम जो काम करते हैं उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग आएगा कि आपने कुछ सर्च किया तो उसके अकॉर्डिंग एड्स दिखाएगा वो।
उसके बाद यहाँ इन ओला उबेर द प्राइसिंग एंड कार बोथ आर डिसाइडेड बाय एआई ओनली, दैट इज ट्रू। कार जो है कहाँ पे है वो एआई से डिसाइड होती है, ऑटोमेटिकली एआई वहां पे वर्क करता है और उस लोकेशन को ट्रैक करके आपको उस कार जो होते हैं कार वाले उनको पहले मैसेज जाएगा, फिर आपको मैसेज आएगा और ऑटोमेटिकली डिसाइड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एआई डोमेन डील्स विद डिजिटल इमेजेस और वीडियोज। तो यहाँ पे डिजिटल इमेजेस और वीडियोज, तो यहाँ पे किस में आएगा ये, तो कंप्यूटर विजन में, क्योंकि यहाँ डेटा साइंस है वो नॉर्मल डेटा के ऊपर काम करेगा। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है वो हमें वॉइस कमांड्स के ऊपर काम करता है। ये ऑल ऑफ दिस यहाँ पे आंसर नहीं रहेगा। एनएलयू स्टैंड फॉर नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर रहेगा। डैश हेल्प टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस along with text planning, sentence planning and text realization। तो इसके लिए यहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन का यूज किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे इसके इफेक्टिव कम्युनिकेशन के फीचर्स पूछे गए हैं जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से है। तो यहाँ पे आपको जो 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं वो तीनों आपको मिलेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के ऊपर से। जो अगर आपके टीचर प्रॉपर जो सैंपल पेपर है और सीबीएसई की पैटर्न फॉलो करेंगे तो आपको सेम ऐसा ही पेपर मिलेगा। ये स्ट्रिक्टली सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग है। हाँ, अगर वो अपने हिसाब से कुछ पैटर्न बना करके आपको दे देते हैं तो उसमें कुछ डिफरेंस हो सकता है, वेरिएशन हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए 4 फीचर्स मैंने लिखे हैं। एक तो कॉमन लैंग्वेज, कि हम कम्युनिकेशन जब करते हैं तो हमें कॉमन लैंग्वेज यूज करनी है, मतलब ऑडियंस की और हमारी लैंग्वेज सेम होनी चाहिए, तभी ऑडियंस को समझ में आएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्लियर मैसेज। क्लियर मैसेज मतलब जो भी हम भेजना चाहते हैं वो क्लियर होना चाहिए कि ये आपको क्या करना है, उस मैसेज के थ्रू आपने कौन सा मैसेज कन्वे किया है। तो ये सारी चीज यहाँ पे क्लियर मैसेज से जाएगी। उसके बाद है एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। एनकोडिंग होता है जब सेंडर अपने लेवल पे जो ऑडियंस समझ पाए वैसा मैसेज बना करके भेजते हैं, और रिसीवर जब उसको पढ़ते टाइम उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या कहा गया है इसमें। उसके बाद है फीडबैक, और लास्ट में जब रिसीवर मैसेज रिसीव कर लेगा उसको डिकोड करके पढ़ेगा, उसके बाद यहाँ पे फीडबैक देगा। वो फीडबैक किसी भी जरिए में हो सकती है, आइदर रिप्लाई हो सकता है, उसका रिस्पॉन्स जो भी होना चाहिए वो रिप्लाई लिख करके दे सकते हैं, या तो फिर जो एक्शन उसमें कहा गया है, जो काम के लिए बोला गया है वो काम करके आपको दे सकता है। तो ये 2-3 टाइप की यहाँ पे फीडबैक्स आपको मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइन द फॉलोइंग इनिशिएटिव एंड वर्क ऑर्गेनाइजेशन। तो इनिशिएटिव का मतलब क्या है, तो ये भी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स का पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए इनिशिएटिव, द इनिशिएटिव रिफर्स टू डूइंग राइट थिंग विदाउट बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू। आपको क्या करना है वो जब कोई आपको कहता नहीं है और अपने आप कर लेते हैं आप, तो उसे कहते हैं इनिशिएटिव। और वर्क ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे वर्क ऑर्गेनाइजेशन कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ और लिखा है। मैंने जब पेपर करेक्शन किए तो मैं मतलब देख करके थोड़ा दंग रह गया उसमें कि ऐसे भी आंसर हो सकते क्या। उन्होंने लिखा है कि वर्क ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो कंपनी में काम होता है वो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है और वर्क काम है, तो ऐसे करके लिख दिया है। दैट इज नॉट करेक्ट। वर्क ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे पूछा गया है कि आप अपने काम को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्क ऑर्गेनाइजेशन। टाइमली आप कैसे मैनेज करते हैं, टाइमली आप उसे कैसे कंप्लीट करते हैं, और उस कंप्लीशन के लिए आपने क्या प्लान किया है। तो ये सारी चीजें वर्क ऑर्गेनाइजेशन में आती है। आपने कौन से वर्क को प्रायोरिटी दी, आपके पास डिफरेंट काम है। अब वर्क ऑर्गेनाइजेशन इसी को कहेंगे, आपके पास 5 काम है और आप 5-5 मिनट सारे काम करते रहेंगे तो आप किसी भी काम को टाइम में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या देखना है कि सबसे पहले डिसाइड करना है कि इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी किस वर्क को मिलनी चाहिए, तो उस चीज को हम कहते हैं वर्क ऑर्गेनाइजेशन। तो यही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। वर्क ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू द एबिलिटी टू यूज टाइम वाइजली, कंप्लीटिंग टास्क एफिशिएंटली एंड अचीव द गोल्स एफिशिएंटली। तो ये वर्क ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन है, आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स की डेफिनेशन यहाँ आपको एक्सप्लेन करनी है। So self-management skills refers to managing oneself to accomplish the task or achieve the goals by regulating one's actions, organizing time and being accountable for the decisions। तो ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और बहुत ही पुराना भी है। ऑपरेटिंग सिस्टम रिफर्स टू द फर्स्ट प्रोग्राम लोड्स इनटू द कंप्यूटर सिस्टम एंड प्रोवाइड्स द प्लेटफॉर्म टू द यूजर टू रन द हार्डवेयर। तो हार्डवेयर रन करने के लिए यहाँ पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम काफी काम आता है। आपके जो भी डिवाइस है अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका कंप्यूटर सिर्फ डिब्बा है, तो वो डिब्बा हो जाता है अगर यहाँ पे
ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है तभी आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। जो भी सारी चीजें आप स्क्रीन पे देखते हैं वो सारी चीजें किससे आती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से आती है। तो वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है आपको काम करने के लिए, और सारे हार्डवेयर जो होते हैं कंप्यूटर के उस सभी को रन करने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट डिवाइसेस, लिस्ट आउट सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। आप जब से कंप्यूटर स्टार्ट किया होगा आपने, तब से ये क्वेश्चन आपने देखे होंगे और तब से आप ये लर्न कर रहे हैं इनपुट डिवाइसेस। तो यहाँ कहने की जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। सबसे पहला यहाँ, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन मशीन इंटरेक्शंस, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। तो ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन क्या होता है? द ह्यूमन मशीन इंटरेक्शंस रिफर्स टू द कॉन्टेक्ट बिटवीन ह्यूमंस and machines to fulfill a specific task or operation. For example, as we know about computers, while working with computers, human machine interaction takes place. In human machine interactions, hardware and software play a vital role in communication. The machine itself considered as a hardware and interface should be user friendly. तो ये है ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन। जब हम इंटरेक्ट करेंगे तो कहीं पर भी आपको क्या चाहिए, एक पूरा हार्डवेयर डिवाइस होता है, उसके ऊपर एक डिजाइन बनी जाती है और डिजाइन जो बनती है उसके आप काम कर सकते हैं। तो उसे यूजर इंटरफेस कहा जाता है, जो अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहा है। तो यहां से आप इनपुट देंगे, वो सामने से आपको रिफ्लेक्ट करके कुछ ना कुछ आउटपुट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्मार्ट सिटीज। तो यहाँ पे मैंने फोर पॉइंट्स लिखे हैं, उसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं डिटेल में। द बेनिफिट्स ऑफर्ड बाय द स्मार्ट सिटीज आर प्रोवाइडिंग डोर स्टेप सर्विसेज। तो स्मार्ट सिटीज से क्या होगा, तो आपको डोर स्टेप पे सारी सर्विस मिल जाएगी। जो भी आपको चाहिए आप घर से ऑनलाइन करिए, ऑटोमेटिकली आपको थोड़ी देर के बाद वहां पे कोई भी सर्विस आपको प्रोवाइड की जा सकती है। नेक्स्ट, कम्युनिकेट विथ ईच अदर। तो कम्युनिकेशन के लिए भी एक बेटर यहाँ पे टूल रहेगा स्मार्ट सिटीज। उसके बाद है इट हैज फ्यू सेंसर्स। तो कभी कभी कुछ सेंसर से भी यहाँ पे काम लिए जाएंगे जो आपके लिए बेनिफिट कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है, इट कैन प्रोवाइड डेटा एंड यूज डेटा टू एनालाइज डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सिटीजन्स। तो सिटीजन्स को क्या क्या चाहिए वो सारी चीजें भी यहाँ पे प्रीफर की जाएगी, यहाँ पे रिफर की जाएगी, जो भी आप एआई के टूल्स यूज करेंगे उसके जरिए। तो इस पॉइंट्स को आप अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दीजिए। ये मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा एक्सप्लोरेशन, लिस्ट आउट एनी 4 टूल्स यूज फॉर डेटा एक्सप्लोरेशन। तो डेटा एक्सप्लोरेशन क्या है? डेटा एक्सप्लोरेशन रिफर्स टू द टेक्निक्स एंड टूल्स used to visualize data through complex statistical methods. Some tools used for data exploration are as following: MS Excel, Tableau, ClickView, Fusion Charts. और आपको अगर ऐसे टूल्स चाहिए तो मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं इसके ऊपर, आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। न्यूरल नेटवर्क का से पहले डेटा एक्सप्लोरेशन का जो वीडियो बनाया था उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन सम पॉसिबिलिटीज ऑफ एआई फॉर मीडिया विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो मीडिया के लिए क्या क्या यहाँ पे जरूरी रहेगा, तो यहाँ पे देखिए, एआई ऑफर सर्टेन पॉसिबिलिटीज, सम ऑफ देम आर एज फॉलोइंग। मैंने पूरा यहाँ एक्सप्लेन किया है सभी जगह। जैसे हेल्थ में इन्फॉर्मेशन डीप माइंड, ऐसे 2 एप्लीकेशन बहुत पॉपुलर है। बाय गूगल ने कौन कौन सी चीजें, बहुत सारी चीजें गूगल ने चला रखी है। उसमें गूगल फिशिंग वॉच है, गूगल यहाँ पे है गूगल ब्रेन। तो ये सारी आपको वहां मिल जाएगी एप्लीकेशन, जो न्यूरल नेटवर्क या तो एआई पॉसिबिलिटीज हम कह सकते हैं। न्यूरल नेटवर्क नहीं कह सकते, बार बार दिमाग में वही आ रहा है। कस्टमर एक्सपीरियंस, वॉलमार्ट, हेलो बारबी। तो ये कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए है। व्हीकल्स, वॉल्वो, बीएमडब्ल्यू, आईबीएम, वॉटसन, जॉन डियर। और मीडिया में यहाँ रडार, नेटफ्लिक्स और कोर्टाना। तो आप यहाँ पे रडार, नेटफ्लिक्स और कोर्टाना उसके बारे में लिख सकते हैं। सिर्फ मीडिया का पूछा है, पर मैंने यहाँ पे सारे लिस्ट आउट कर दिए हैं क्योंकि स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चन आए थे, इसलिए मुझे लगा कि ये यहाँ पे देना चाहिए। तो ये एआई पॉसिबिलिटीज के बारे में यहाँ पे है। और भी अगर आपको कोई ऐसी चीज पता है जो मीडिया में स्पेशली यूज होती है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक कंसर्न्स रिलेटेड टू डेटा इन एआई। सो देयर आर सम बेसिक कंसर्न्स रिलेटेड टू डेटा विद एथिकल इश्यूज while a new system or model is developed. The first and common concern is data management. The data management refers to data storage, collection, privacy, etc. The another thing is that improving user experience through the data. तो ये डेटा के मेन कंसर्न्स है। जब भी आप कोई एप्लीकेशन या कोई नई चीज बनाते हैं तो आपके वेबसाइट के ऊपर या तो आपके पर्टिकुलर ऐप के ऊपर या तो आपके टूल के ऊपर कोई भी यूजर आएंगे तो वो क्या डेटा शेयर करने वाला है और क्या क्या चीजें आप लेने वाले हैं, ये आपको यहाँ पे पूरा क्लियरली दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं
कंसर्न डेटा। तो क्या क्या चीजें इसमें हो सकती है, तो इसमें देखिए डेटा मैनेजमेंट में इतनी चीजें इंक्लूड की जा सकती है। पहला डेटा स्टोरेज, उसके बाद है कलेक्शन, कौन सा डेटा है उसका कलेक्शन, एंड प्राइवेसी। तो आप प्राइवेसी भी वहां पे अगर यूजर की कुछ प्राइवेट चीजें मांग रहे हैं, प्राइवेट चीजें का मतलब है यहाँ पे ईमेल आईडी, नंबर वगैरह, और कोई प्राइवेट चीजें आप मत मांग लेना अपने टूल से। तो यहाँ पे ये प्राइवेट चीजें जो भी मांग रहे हैं आप, उनके लोकेशन की डिटेल्स है, उनके नंबर्स की डिटेल्स है, उनके ईमेल आईडी की डिटेल्स है, तो वो सारी चीजें प्राइवेसी में आती है। उसके बाद उसी डेटा से आप उनका यूजर एक्सपीरियंस भी आप अच्छा कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं ये सारे डेटा लेकर के। तो यहाँ पे ये सारे कंसर्न्स है रिलेटेड टू डेटा इन एआई। स्मॉल ANN परफॉर्म्स बेटर देन ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, जस्टिफाई योर आंसर विद एग्जांपल। तो यहाँ पे देखिए क्या है, द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कैन नॉट इंप्रूव इट्स परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल आफ्टर सर्टेन लेवल्स एंड देन द सैचुरेशन विल स्टार्ट। तो यहाँ पे कुछ लेवल के बाद क्या होता है कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम काम नहीं करते, उसके बाद क्या करना पड़ता है, आपको कोई ऐसा टूल चाहिए जो आपको उसके ऊपर काम करके दे, अच्छा रिजल्ट दे। तो परफॉर्मेंस यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जो कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस आपको मशीन लर्निंग से नहीं मिलेगा। सैचुरेशन एक पॉइंट पे जाने के बाद आ जाता है। सो वेयर ए स्मॉल ANN दैट कॉपी द वर्किंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन्स एंड परफॉर्म द टास्क बेटर देन मशीन लर्निंग। तो यहाँ पे हमारा ब्रेन जैसे काम करता है वैसे इस प्रकार से ANN काम करेगा और आपको अच्छा परफॉर्मेंस देगा। इट एक्सट्रैक्ट द फीचर्स ऑफ डेटा विदाउट एनी प्रोग्रामिंग और इनपुट। यहाँ ना तो कोई प्रोग्रामिंग है ना इनपुट है, तो डेटा एक्सट्रैक्ट करने में इजी, मतलब एक इजी वे रहता है आपके पास। वेयर एज मशीन लर्निंग नीड डेटा एज इनपुट, और मशीन लर्निंग में आपको वहां डेटा डालना पड़ेगा। चलिए कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो न्यूरल नेटवर्क सिस्टम के जो फीचर्स हैं, पहला मैंने लिखा है सिस्टम्स आर मॉडल ऑन द ह्यूमन ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। ये सबसे पहला फीचर है। तो आप इसमें कुछ चीजें इंक्लूड कर सकते हैं, अपने आप से कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख करके एलाबोरेट कर सकते हो, उसको एक्सप्लेन करना है अपना ब्रेन कैसे वर्क करता है। उसके बाद इट कैन एक्सट्रैक्ट डेटा विदाउट एनी इनपुट फ्रॉम द यूजर, वो मैंने ऊपर अभी एक्सप्लेन कर दिया, सेम वही पॉइंट आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद एवरी नोड इज एसेंशियली अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने भी नोड आएंगे, ऐसे असंख्य नोड होंगे इसमें न्यूरल नेटवर्क में, ताकि जो न्यूरॉन्स हैं वो न्यूरॉन्स भी नंबर में बहुत ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे जो हर एक है वो ऐसे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की तरह काम करेगा। तो इसीलिए स्मॉल ANN भी, उसके साथ भी बहुत सारे ऐसे एल्गोरिथम्स होते हैं। उसके बाद यूजफुल व्हेन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फॉर विच द डेटा सेट इज वेरी लार्ज। और आपके पास जब बहुत ही लार्ज डेटा सेट है तो तब आपको ये सबसे ज्यादा काम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल मेकिंग अ डिसीजन ट्री। तो डिसीजन ट्री जब आप बना रहे तो आपको कौन सी चीजें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो कुछ चीजें हैं जो आप ध्यान में रखेंगे। ऑब्जर्व योर डेटा केयरफुली, डिसाइड व्हाट डेटा विल बी योर रूट, डिसाइड व्हाट डेटा विल बी योर लीव्स, नाउ एनालाइज द डेटा प्रॉपर्ली एंड फाइंड आउट सम अननेसेसरी डेटा। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले रूट डिफाइन करेंगे, उसके बाद डिसाइड करिए कि ब्रांचेस क्या हो सकते हैं, लीव्स क्या हो सकते हैं, और लास्ट में आपका आएगा डेटा प्रॉपर्ली कैसे आउटपुट में रिप्रेजेंट करेंगे आप। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय रूल बेस्ड अप्रोच एंड लर्निंग बेस्ड अप्रोच, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो यहाँ पे पहले रूल बेस्ड अप्रोच मैंने एक्सप्लेन किया है। और रूल बेस्ड अप्रोच इज जनरली बेस्ड ऑन द डेटा एंड रूल्स फेड टू द मशीन वेयर द मशीन रिएक्ट्स अकॉर्डिंगली टू डिलीवर द डिजायर्ड रिजल्ट। तो यहाँ पे जो है अकॉर्डिंगली क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पे लिखा है बेस्ड ऑन द रूल्स। तो जो भी रूल्स आपने मतलब सिस्टम जब बनाई है तब जो इंस्ट्रक्शन डाले होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डेटा मिलने वाला है, उसके ऊपर से आपको आउटपुट मिलने वाला है। इन अदर वर्ड्स, रूल बेस्ड लर्निंग फॉलोज द रिलेशनशिप और पैटर्न्स इन डेटा डिफाइंड बाय द डेवलपर। तो ये पहले से ऑलरेडी डिफाइन होता है, डेवलपर पहले से वहां लिख करके रख देते हैं कि भी इस प्रोग्राम में यही होगा, और उतने रूल्स के अकॉर्डिंग वो मशीन आपको काम करके परफॉर्म करके आपको आउटपुट दे देगा। Next, the machine follows the instructions or rules mentioned by the developer and performs the task accordingly. It uses coding to make a successful model. और यहाँ पे कोडिंग की आवश्यकता रहती है। कोडिंग की आवश्यकता यहाँ पे इसलिए रहती है कि जो इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे उसके लिए आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे यूज करके, कोडिंग उसका करके आप उसको बना सकते हैं, उस मॉडल को डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। द इंपॉर्टेंट स्टेप्स आर एज फॉलोइंग। तो यहाँ पे 2 स्टेप है। फर्स्ट, इनपुट डेटा एंड लेबल देम अकॉर्डिंगली। तो पहले इनपुट डेटा कैसे होगा और उसको लेबल कैसे करना है वो आपको देखना है। और नेक्स्ट इज डिफाइन द रूल्स टू आइडेंटिफाई द डेटा। उसके बाद जो डेटा फीड किया गया है उसके लिए कुछ रूल्स डिसाइड करेंगे। मानो कि मेरे पास टेक्स्ट बुक है
अब टेक्स्ट बुक जो हम डालेंगे इनपुट में, ये टेक्स्ट बुक है क्लास 9 का। अब इसको अगर इनपुट में डालेंगे हम तो क्या आएगा इसमें, कैसे मतलब आइडेंटिफाई करेगा, तो उसके रूल्स को डिफाइन कर सकते हैं आप। जैसे कि सब्जेक्ट तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 9th है, तो इस प्रकार से क्लास और सब्जेक्ट के बारे में लिख करके कोई भी कोडिंग करके आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लर्निंग बेस्ड अप्रोच। द मशीन इज फेड विद डेटा एंड द डिजायर्ड आउटपुट टू विच द मशीन डिजाइन्स इट्स ओन एल्गोरिथम टू मैच द डेटा टू डिजायर्ड आउटपुट फेड इनटू द मशीन टू ट्रेन। तो जो डेटा आप डालेंगे उसके बाद यहाँ पे मशीन अपने आप लर्न करेगा, वो डेटा को ट्रेन करेगा अपने आप और फिर आउटपुट देगा। तो ऐसे को बोलते हैं यहाँ पे लर्निंग बेस्ड अप्रोच। तो वो खुद सीखता है, पहले आपने जो डेटा डाला, जैसे बुक डाले तो बुक के बाद सोचेगा कि ये क्या चीज डाली है बुक, तो वो देखेगा कि बुक का स्ट्रक्चर उसको ऐसा दिया गया है या फिर कोई ऐसी पैटर्न दी गई है, तो उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करके बता देगा कि बुक है, नोटबुक है। तो इस प्रकार से काम करेगा। तो ये है यहाँ पे इन द लर्निंग बेस्ड अप्रोच द रिलेशनशिप और पैटर्न इन डेटा इज नॉट डिफाइंड बाय द डेवलपर। तो यहाँ पे डेवलपर कुछ डिफाइन नहीं करेगा, वो मशीन अपने आप लर्न करेगा और डेवलप करके आपको बताएगा। दिस अप्रोच टेक्स रैंडम डेटा विच इज फेड इनटू द मशीन एंड इट इज लेफ्ट टू द मशीन टू फिगर आउट द पैटर्न्स और रिक्वायर्ड ट्रेंड्स। तो जैसे बताया वैसे ही वो लर्न करता है, फिर आपको बताएगा। इन जनरल दिस अप्रोच इज यूजफुल व्हेन द डेटा इज नॉट लेबल्ड एंड रैंडम फॉर अ ह्यूमन टू यूज दैम। तो डेटा जब भी आपके पास रैंडमली कहीं से किसी भी प्रकार का डेटा आता है तो उस टाइम में ऐसा अप्रोच आप यूज कर सकते हैं और इस प्रकार का मॉडल जो है वहां पे काम आएगा। द इंपॉर्टेंट स्टेप्स आर एज फॉलोइंग। तो इंपॉर्टेंट स्टेप्स कौन से हैं? द मशीन लुक्स एट द डेटा, ट्राइज टू एक्सट्रैक्ट सिमिलर फीचर्स आउट ऑफ इट, clusters the same data set together. As output, the machine tells us about the trends which are observed in the training data. तो पहले आपने डेटा डाला, उसको इंटरप्रेट करेगा, समझेगा अच्छे से, उसके बाद एक्सट्रैक्ट करेगा कुछ फीचर्स जो है उसमें से, उसके बाद क्लस्टर द सेम डेटा सेट टुगेदर, फिर उसको कंपेयर करके या तो कहीं पर भी क्लस्टर करके अपने आप समझ लेगा और लास्ट में जो ट्रेंड उसको मिलेगा वो हमें एज आउटपुट दे देगा कि आपने ये चीज की है। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम स्कोपिंग के लिए मैंने बोला था कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट आपको बनाना है 4W कैनवास का। तो ये क्वेश्चन मैंने दिया था इस पेपर में। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, पीपल लिविंग एट अ रिमोट प्लेस एंड फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो जो लोग मतलब ऐसे दूर रह रहे हैं, इंटीरियर एरिया में रह रहे हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी का बहुत प्रॉब्लम है। तो उसको आप 4W कैनवास में डालिए और उसका एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट आपको बनाना है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, सबसे पहले हम जानते हैं कि हम लेंगे आवर स्टेक होल्डर्स, वो आएगा WHO हो में। तो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स क्या है? पीपल हु आर गोइंग फॉर वर्क और मार्केटिंग एंड स्टूडेंट, प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स एंड गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। तो ये सारे यहाँ स्टेक होल्डर आएंगे जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं और जो सर्विस यूज करने वाला है। तो ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो लोग वहां रहते हैं, जो मतलब जनरली मार्केटिंग के लिए बाहर निकलते हैं, या तो फिर जो स्टूडेंट्स हैं, या तो कहीं कोई काम पे जाते हैं, तो ये 3 टाइप के लोग यहाँ पे मिलेंगे। तो ये हमारे स्टेक होल्डर्स होंगे यहाँ पे। और प्राइवेट ट्रांसपोर्टर और गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग जो है वो भी यहाँ पे स्टेक होल्डर्स आप कह सकते हैं, ताकि उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्वॉल्व करना है। नेक्स्ट हैव प्रॉब्लम। अब जो नेक्स्ट है वो आता है व्हाट। तो व्हाट क्वेश्चन में यहाँ पे कंसिडर किया है, क्या इश्यू है, क्या प्रॉब्लम है और उसकी जरूरत क्या है। तो यहाँ पे देखिए, नॉट गेटिंग एन अप्रोप्रिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बस, ऑटो और टैक्सीज। तो इस एरिया में क्या होता है, जनरली जब आप बाहर जाना चाहते हैं तो आपको टाइमली कोई साधन नहीं मिलेगा, टाइमली कोई ऐसा मतलब व्हीकल आपको नहीं मिलेगा कि आप एक जगह से दूसरे जगह जा सके। अगर आपके पास अपना प्राइवेट कोई व्हीकल है, आप निकल पड़े, आपकी चल पड़ी। बट जिनके पास नहीं है, पब्लिक लोग के लिए क्या है कि जो मतलब पब्लिक जिनके पास नहीं है, जो चला नहीं सकते, जो जानते नहीं है चलाना, उनको अगर जाना है, जैसे स्टूडेंट है वो चला नहीं सकते कोई व्हीकल, उनको जाना है तो उनके लिए कुछ पर्सनली अरेंज करना पड़ता है। तो उनका भी प्रॉब्लम है यहाँ पे। या तो कभी कभी हमने देखा है कि कुछ स्टूडेंट जो है ऑटो में मतलब ऐसे भर के जाते हैं वो लोग, और इसमें कभी कभी एक्सीडेंट्स भी होता है, जो एक बहुत ही दुखद घटनाएं होती है। तो इन सभी के लिए सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, ताकि वो प्राइवेट व्हीकल है, कहीं पर भी वो ऐसे चलाते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं स्टूडेंट्स का, तो उनके लिए स्पेशली क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये सबसे पहला प्रॉब्लम है कि भाई जनरली उनको मिलता नहीं है और उनको टाइमली स्कूल में पहुंचना होता है, तो टाइम पे वो लोग निकलते नहीं है, तो दिक्कत हो जाती है। कभी कभी पैसे का चक्कर रहता है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस होते हैं। नेक्स्ट इज
नीड बस सर्विस बाय गवर्नमेंट और सम ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज बाय प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स विद सुटेबल फेयर्स। तो यहाँ पे कुछ अच्छे फेयर से मतलब एक नियत किया गया हो, ऐसा कोई भाड़ा यहाँ पे रखा जाए और ऐसे बसेस और ऑटो वगैरह जो भी है स्टार्ट की जाए। तो ये इसका मतलब यहाँ पे इश्यू जो है वो ये है कि ऐसी कोई बस वगैरह यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, कोई प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन कंपनी जो होती है उनका भी बस नहीं है और गवर्नमेंट का भी बस नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, व्हेन व्हाइल, कंटेक्स्ट और सिचुएशन क्या है। व्हेन पीपल गोइंग फॉर वर्क इन द मॉर्निंग, स्टूडेंट्स गोइंग फॉर स्कूल इन द मॉर्निंग, सेम एज रिटर्निंग एट आफ्टरनून और इवनिंग ड्यूरिंग सम फेस्टिवल्स। तो ये है, इस सिचुएशन में ज्यादा दिक्कतें रहती है कि जब लोगों को बाहर कुछ खरीदने जाना है, कुछ मार्केटिंग के लिए जाना है, स्टूडेंट्स को सुबह स्कूल जाना है, लोगों को वर्क पे जाना है, तो वहां पे ये सारी दिक्कत इनको रहती है। तो ये यहाँ वेयर में आ जाएगा। और कभी कभी फेस्टिवल में भी लोग ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, तो तब भी जरूरत पड़ती है। तो एन आइडियल सॉल्यूशन वुड, सॉल्यूशन क्या हो सकता है, वो आपका आएगा 4th W। तो यहाँ पर 4th W उसको कहते हैं वाई, बेनिफिट ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए, AI system can provide a timetable and proper service on time to the public, provide accurate data to the service provider। तो ये दोनों तरफ से ऐसे रहेगा कि अगर किसी ने सर्विस स्टार्ट कर दी, उसके पास AI का सिस्टम है, तो AI क्या करेगा, यहाँ पे हेल्प करेगा कि देखिए पिछले महीने में इतने लोग यहाँ पे गए, एक एनालिटिक्स की तरह यहाँ डैशबोर्ड बन जाएगा। डैशबोर्ड में वो सारी चीजें आएगी, तो उससे क्या इंप्रूव करना है, कौन सी चीजें क्या क्वालिटी में या तो फिर क्या टाइमिंग में या कहाँ पे इंप्रूवमेंट करना है, वो सारी चीजें वहां पे मिल सकती है। तो ये था आपका 4W कैनवास। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर फ्यूचर जॉब्स ऑफ AI, एक्सप्लेन देम इन डिटेल। तो स्किल्स क्या चाहिए AI जॉब्स के लिए, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल। तो ये सिर्फ AI के लिए नहीं, बट कोई भी जॉब के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स तो मस्ट है। आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है तो आप यहाँ पे मास्टर कर सकते हो, अपनी जॉब में आप सक्सेस पा सकते हैं। नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ बेसिक मैथ्स एंड साइंस। तो यहाँ पे AI के लिए आपको बेसिक मैथ्स और साइंस दोनों का नॉलेज होना जरूरी है। उसके बाद है अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे ये किस लिए जरूरी है, तो AI के कुछ टूल्स हो गए जो अप्लाइड मैथमेटिक्स पे वर्क करते हैं, तो उसके लिए आपको इसकी जरूरत रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट स्किल जो है वो है यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो AI एक पर्टिकुलर एरिया के लिए नहीं होता, पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज के ऊपर नहीं चलता है। इसके लिए आपको इंग्लिश में भी यहाँ पे स्पीकिंग एंड लिसनिंग ये दोनों होना जरूरी है। और अभी के जॉब के लिए मैंडेटरी है कि इंग्लिश स्पीकिंग एंड लिसनिंग ये दोनों चीजें होनी चाहिए। आपके पास अगर है, आप नहीं है तो इसको इम्प्रूव करिए, बहुत ही काम आएगा ये आपको। तो नॉट इवन जॉब, अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तब भी आपको इंग्लिश बोलना और इंग्लिश सुनना समझना ये आना चाहिए। उसके बाद है टेक्नोसेवी। तो टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ती जा रही है, आपको टेक्नोसेवी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि सिर्फ सब्जेक्ट में इतना मार्क्स आएगा, इतना आएगा, बात लर्न कर दो, छोड़ दो और भूल जाओ, ऐसा नहीं है। जो भी टेक्नोलॉजी आप सीख रहे हैं, जो भी लर्निंग कर रहे हैं, वो आपको बहुत ही काम आएगा। तो इसलिए आपको टेक्नोसेवी भी होना जरूरी होता है। अगर आप नहीं है तो दिक्कत होगी, आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो ऐसा कोई बंदा है जो आपसे थोड़ा सा ऐसे कम बोलने में या कहीं दिक्कत रहती है, लेकिन टेक्नोलॉजी में अच्छा है, तो कभी कभी ऐसे बंदे को आपके ऊपर हायर किया जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से उनको हायर किया जाता है। तो इसलिए अगर आप टेक्नोलॉजी में अच्छे हैं, तो अगर और चीजों में अच्छे हैं तो टेक्नोलॉजी में भी अच्छे बनिए, तो आपको इसका फायदा यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट इज मशीन लर्निंग। तो AI के लिए मशीन लर्निंग इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिन लोगों को स्पेसिफिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही जाना है, उनके लिए मशीन लर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मशीन लर्निंग का जो भी मॉड्यूल वगैरह जो भी रहता है, उसका कोर्स जो भी आएगा वो आप कर लीजिए, या तो फिर आप उसी में स्पेसिफिकली जा सकते हैं। अपने बैचलर ऑफ एजुकेशन आप जब भी करेंगे, तब बैचलर में आपको ये लेना है, ग्रेजुएशन लेवल पे आप ये कर सकते हैं मशीन लर्निंग। उसके बाद डेटा साइंस। तो ये सारी जो बेसिक चीजें हैं वो सिर्फ AI और कंप्यूटर साइंस में जो इंटरेस्टेड है उनके लिए ये स्किल्स होना जरूरी है, सिर्फ AI के लिए। अगर AI इंटीग्रेटेड कोई और रोल है तो उसके लिए ये इतनी चीजें जरूरी नहीं है। हाँ, बेसिक्स आपको आता है तो चलेगा। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी उसका पार्ट है सेम वैसे, और उसमें देखिए पाइथन, R, Go। तो ये सारी लैंग्वेजेस क्या है, AI में यूज होती है। तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखिए, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे आपको बहुत ही काम आएगा फ्यूचर में। उसके बाद है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस के लिए जो टूल्स होते हैं, उस टूल्स को आप अंडरस्टैंड करिए, उसको वर्किंग कैसा है, क्या चीजें मांगता है और कैसे वर्क करता है, फंक्शंस क्या है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। और लास्ट है AI।
रिसर्च। तो ये भी एआई रिलेटेड जॉब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या क्या नई चीजें आने वाली है, एआई में क्या क्या चल रहा है, वो सारी चीजें, उसमें क्या क्या चीजें मिलेगी और कौन सी चीज मतलब अपग्रेड कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें आपको उसका रिसर्च यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये जो स्किल्स है वो यहाँ पे एआई के लिए जरूरी है। तो आशा रखता हूं आपको ये एनुअल एग्जामिनेशन का पेपर अच्छा लगा है, तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। इसके साथ साथ अगर आपको कोई डाउट्स है, आप कुछ पूछना चाहते हैं या और भी पेपर वगैरह कुछ चाहिए, आपको कुछ क्वेश्चन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपको इसके रिलेटेड वीडियो भी बना करके दे दूंगा, ताकि मेरे क्लास 9 का यहाँ पे संपूर्ण हो चुका है, उनका अध्याय संपूर्ण हो चुका है क्लास 9 का। अब वो क्लास 10th में आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।